हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी रेखा मैम। आज मैं आपको पाठ 4 शक्ति के संसाधन का दूसरा पाठ पढ़ाऊंगी। पहले वाले वीडियो मैंने आपको शक्ति के संसाधन और परंपरागत ऊर्जा के विषय में समझाया था। आज मैं आपको गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों के विषय में पढ़ाऊंगी, जिसमें सबसे पहले आपका आता है जल विद्युत शक्ति। यानी जल यानी पानी से बनने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? जल विद्युत ऊर्जा या शक्ति। तो पानी से बनने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? जल विद्युत शक्ति। कोयला की ढुलाई महंगी पड़ती है। ढुलाई का मतलब होता है लाना ले जाना। कोयले के साधन जो होते हैं ले जाने के लिए लाने के लिए कठिनाई पड़ती है। खनिज तेल भी देश की मांग एवं खपत से कम उत्पन्न होता है, इसलिए देश में जल शक्ति का विकास किया गया। यानी इन दोनों की देखते हुए भारत में जल शक्ति विद्युत को महत्व ज्यादा दिया गया है। आपने अपने घरों में देखा होगा, आसपास देखा होगा, आपकी जो बिजली आती है वो आपकी ये जल विद्युत शक्ति है, जो आपको तारों द्वारा, खंभों द्वारा, आपको बिजली के खंभों द्वारा प्राप्त होती है। पहाड़ी एवं उच्च पठारी क्षेत्रों में नदी पर बांध बनाकर पानी को एकत्र किया जाता है। बांध के नीचे बड़े बड़े पावर हाउस बनाकर जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यानी बहती हुई नदियों पर बांध बनाकर उस बांध से जल विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है। पावर हाउस आपने अपने माता टीला डैम पे देखा है, पावर हाउस बना हुआ है। उस पावर हाउस में जल विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है। जल विद्युत शक्ति कैसे उत्पन्न की जाती है? सबसे पहला पॉइंट है इसमें आपका, बांध के नीचे बड़े बड़े पंखे लगाकर उस पर जल को गिराया जाता है। यानी बांध के नीचे, बांध का मतलब पानी के अंदर नहीं, बांध पावर हाउस जो होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, बांध के बगल में अंडरग्राउंड होते हैं। तो बांध के नीचे बड़े बड़े पंखे लगाकर उस पर जल को गिराया जाता है और जल विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइन की धुरी को पंखों से जोड़ दिया जाता है। इन पंखों को टरबाइन की धुरी से जोड़ दिया जाता है। जैसे टरबाइन घूमता है तो ये पंखे भी घूमते हैं और पंखों पर जल धारा गिरने से पंखे घूमने लगते हैं। पंखे जितनी तेजी से चलेंगे बिजली उतनी अधिक पैदा होगी, क्योंकि इन पंखों की धुरी से बिजली पैदा करने वाली मशीन का संबंध होता है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत को जल विद्युत शक्ति कहते हैं। इस प्रकार समझ में आ गया बच्चों कि पावर हाउस में जल विद्युत शक्ति कैसे उत्पन्न की जाती है। बड़े बड़े बांध बनाकर नीचे पावर हाउसों में बड़े बड़े पंखे लगा दिए जाते हैं, जिन पर टरबाइनों के द्वारा उन पंखों को जोड़ा जाता है और इन पंखों पर जैसे पानी जितनी स्पीड से गिरता है और टरबाइन के घूमने से उतनी स्पीड से जल विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है। आपके माता टीला डैम पर भी पावर हाउस है आपका। इसके बड़े बड़े बांधों पर हीराकुंड बांध है, नागार्जुन बांध है, रेहंद बांध है, बहुत बांध हैं जिन पर जल विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है। बिजली की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? बिजली की आवश्यकता सबसे पहले आपके कल कारखानों यानी उद्योग धंधे, जो आज आधुनिक युग में नए नए उद्योग धंधों को स्थापित किया जाता है, इन उद्योग धंधों को, कारखानों को चलाने के लिए जल विद्युत शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। घरेलू उद्योगों के लिए, आपके घरेलू कार्यों के लिए, कृषि के लिए, इन सब के लिए आपको जल विद्युत शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए जल विद्युत शक्ति को अधिक पैदा किया जाता है, क्योंकि जल विद्युत शक्ति अन्य ऊर्जा संसाधनों से सस्ती पड़ती है। दूसरा आपका आता है वैकल्पिक में परमाणु ऊर्जा। वैकल्पिक ऊर्जा का अन्य प्रमुख स्रोत परमाणु ऊर्जा है। इस ऊर्जा को परमाणु नाभिक के विखंडन से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। यानी परमाणु खनिजों के द्वारा परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, इसीलिए इसे परमाणु ऊर्जा कहते हैं। अब परमाणु खनिज कौन से आते हैं? इसके अंतर्गत आपकी यूरेनियम है, थोरियम है, बेरिलियम, ग्रेफाइट, एंटीमनी, प्लूटोनियम, जिरकोनियम इत्यादि, ये आपके आणविक खनिज हैं। इन खनिजों के विघटन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। इसके विघटन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है। हमारे देश में झारखंड, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं और केरल के तट पर पाई जाने वाली मोनाजाइट बालू से थोरियम की प्राप्त किया जाता है, जिसे अणु शक्ति बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। भारत में शांतिपूर्वक प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ हुई। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भामा के निर्देशन में 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु शक्ति के विकास में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉक्टर
एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान सराहनीय है। और आप लोगों को बच्चों पता भी होगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, या उसका उपनाम मिसाइल मैन भी रखा गया है। तीसरा वैकल्पिक में आता है आपका सौर ऊर्जा, यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा से जो शक्ति प्राप्त की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोलर सेल लगाए जाते हैं। हम सौर ऊर्जा से सोलर कुकर, सोलर लाइट, सोलर हीटर इत्यादि चलाते हैं। यह स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को वर्तमान 4 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना भारत जलवायु कार्यक्रम 2030 का लक्ष्य है। आपने सोलर प्लांट कई जगह देखे होंगे, आपके खुद स्कूल में आपका छोटे छोटे सोलर प्लांट लगे हुए हैं। आपके ललितपुर जिले के आसपास भी सोलर प्लांट लगा हुआ है। इस सोलर प्लांट के द्वारा सौर ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है और अभी तक जो 4 गीगावाट है उसको बढ़ाकर 100 गीगावाट करने की भारतीय जलवायु कार्यक्रम योजना 2030 तक है। चौथा आपका आता है पवन ऊर्जा, यानी पवन वायु से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। भारत के सागर तटीय क्षेत्र, नदियों के किनारों के भागों में जहाँ तेज और लगातार हवाएं चलती हैं वहां पवन चक्कियों के समूह लगाकर पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। यानी पवन ऊर्जा ज्यादातर उन क्षेत्रों में बनाई जाती है जहां पर तेज और लगातार हवाएं चलती हैं, जैसे समुद्री किनारे या राजस्थानी क्षेत्र पर जहां हवाएं लगातार चलती हैं और पवन चक्कियों द्वारा इन पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणीय राज्य है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान राज्यों में भी पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि वैकल्पिक सौर ऊर्जा के 4 साधन आपके इसमें हैं। इसके अतिरिक्त आपकी ज्वारीय ऊर्जा भी आती है वैकल्पिक में। इसके अतिरिक्त भूतापी एवं बायोगैस भी आपकी गैर परंपरागत या वैकल्पिक साधनों के अंतर्गत ऊर्जा आती है। इस प्रकार आपने देखा भारत में शक्ति के परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। आज चौथा चैप्टर बच्चों आज आपका समाप्त। बाय।